ये तो था आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, वाणी प्रकाशन की प्रबंध निदेशक आदित्य महेश्वरी, डॉक्टर नामदेव और मेरे प्यारे साथियों, भले ही मैं आप सबका नाम नहीं जानती पर आप सब मुझे बिल्कुल अपने लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं वापस उन कॉलेज के दिनों में पहुंच गई हूँ जब मैं क्लास लेती थी। क्लास नहीं लूंगी मैं। आदित्य महेश्वरी ने बहुत अच्छे और प्रासंगिक सवाल उठाए। इन सवालों से मेरा कई बार सामना होता है। जब हम कहते हैं किसी से कि परसाई को पढ़ो, तो लोग कहते हैं हम परसाई को क्यों पढ़े। होता यह है, देखिए कि एक लेखक जिस काल क्रम में लिखता है, जिस समय में लिखता है, उस समय वो प्रश्न बहुत प्रासंगिक होते हैं। व्यंग ऐसी विधा है जो उसी समय तत्काल हुई प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। जैसे आपको याद होगा, एक्समैन में आर के लक्ष्मण एक छोटा सा कार्टून बनाते थे और वो छोटा सा कार्टून इतना प्रासंगिक होता था क्योंकि वो आम आदमी की पीड़ा, उसके दुख दर्द तकलीफ के ऊपर आधारित होता था। पंडित नेहरू सबसे पहले उसको पढ़ते थे, सबसे पहले उसको देखते थे। इसी तरह परसाई के निबंध थे। मुश्किल क्या हो गई व्यंग विधा के साथ कि व्यंग के साथ हास्य को न जाने कब ज्वाइन कर दिया गया, नथी कर दिया गया। जब हम बात करते हैं तो हम हास्य व्यंग की बात करते हैं, और हो ये गया कि व्यंग धीरे धीरे कम होता गया और हास्य बढ़ता चला गया। और वो भी मंच के लेखकों ने और कवियों ने इस विधा को एकदम धराशायी कर दिया। उन्होंने हास्य का मतलब पूर्ण हास्य समझा। अभी अदिति ने जो एक बात कही, मैं उसका जवाब सोच रही थी। इन्होंने एक बात उठाई कि उनकी रचनाओं में आदि आबादी यानी स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है। स्त्री के बारे में वो बात ही नहीं करते। अरे भाई, उन्होंने शादी नहीं की थी, वो तो बैचलर थे। उन्हें स्त्री के बारे में क्या पता। मेरे एक बहन थी, बहन के साथ उनसे कितना रिश्ता हो सकता है। बहन ठीक है, घर चलाती थी, थोड़े से पैसों में चलाती थी, फ्रीलांसर थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरिशंकर परसाई प्रतिदिन लिखते थे। बाद में तो प्रतिदिन नाम से कॉलम शरद जोशी ने लगा, जो वो भी एक व्यंग्यकार थे। देखिए, व्यंग में दिक्कत क्या होती है। पहली बात तो व्यंग को विधा के रूप में स्वीकार करना हिंदी में बहुत विलंब से शुरू हुआ, बहुत देर से। पहले बाल मुकुंद गुप्त वगैरह के निबंध लोग पढ़ा करते थे, उन्हीं में ढूंढ लेते थे हास्य। हमें एक बार पता चला, ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है लेकिन हमने सुनी, मदन मोहन मालवीय जी का परिवार जो पैतृक मकान था, जो उन्होंने बनवाया था, वो हमारी गली से 2 गली आगे था इलाहाबाद में। उसे कहते थे महामना जी की गली। अब महामना जी रोज सुबह उठ के स्नान करने के बाद राधा कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा के आगे वो धूप दीप जलाते थे। अब हुआ क्या कि करते करते वो पीतल की मूर्ति थी, बड़ी से कृष्ण और राधा थे। साफ करते करते उसको चमकाते चमकाते एक दिन राधा का पैर थोड़ा सा बता हो गया, टेढ़ा हो गया। अब वो राधा को खड़ा करे कृष्ण के बगल में, वो खड़ी ना हो, वो बार बार बेचारी धचक जाए। तो महामना जी ने क्या किया, मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने कहा खड़ी होती है ठीक से कि नहीं खड़ी होती है, अभी तुम्हें देंगे एक कनपट्टी पर। ये इलाहाबाद की भाषा है कि देंगे एक कनपट्टी के पर, मतलब चपत मारेंगे। आप देखें, अब वो कर तो रहे पूजा, अब इलाहाबादी गुस्सा आ गया तो आ गया। आप ये देखिए कि व्यंग जो है ऐसी, अब ये चीज हास्य और व्यंग दोनों है इसके अंदर। और न जाने कितनी ऐसी बातें होती थी जो परसाई जी को देखभाल के मिल जाती थी,
पत्रिकाओं को पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए, समाज को देखते हुए, क्योंकि वो जब आजादी देश को मिली तो वो नौजवान आदमी थे, 18-20 साल के थे उस समय जब देश को आजादी मिली। तो उनके सामने मोहभंग की शुरुआत हो चुकी थी। आजादी तक तो हम लोग बड़े आदर्शवादी थे कि जिस दिन आजादी मिलेगी बिल्कुल हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, सब लोगों के सामने यूटोपिया आ जाएगा, एक स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। देखा जाए तो नेहरू जी के लिए समय बहुत मुश्किल था। थे तो वो प्रधानमंत्री, लेकिन उन्हें देश में केवल आजादी के बाद बहुत सारे काम करने थे। उन्हें आर्थिक आजादी की ओर भी जाना था। उन्हें बहुत से जो भ्रम फैले हुए थे, जो जातिवाद फैला हुआ था, जो इतनी सारी समस्याएं थी। गांधी जी की तो हत्या हो गई, उसने एक नए किस्म के वैषम्य को जन्म दे दिया। तो वो सारे वैषम्य मिलाकर परसाई जी अभिशप्त थे कि रोज को एक सवाल उठाए। जैसे सदाचार का तावीज है, बहुत दिनों तक तो मेरी समझ ही नहीं आता था इसमें व्यंग क्या है। सदाचार का तावीज, उनकी किताब है छोटी सी, सदाचार का तावीज, उसमें निबंध है उनके। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सदाचार का जो तावीज है उसमें भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि उसका ठेका दे देते हैं एक साधु को। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी देश की, और उनके बहुत सारे निबंध ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर है। जैसे गांधी जी का शॉल, गांधी जी का शॉल खो गया और वो एक नया शॉल खरीद लेता है वो आदमी, और कहता है गांधी जी ने मुझे पहना के शादी के दिन। सारी पब्लिक कहती है अरे ये तो मशीन का शॉल है। गांधी जी मशीन का शॉल क्यों देते, वो तो अपने हाथ से सूत काट के और शॉल बनवाते थे। गांधी जी दुशाला बनवाते थे। आप ये देखिए कि सबने बिल्कुल की लानत कर दी उस आदमी की और चुपचाप बैठ गया वो। तो ये जो घटनाएं थी ये होती थी समाज में, जिनको लेकर वो लिखते थे। बल्कि परसाई मुझे तो ज्यादा अपील करते हैं अपने उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी में उन्होंने जो कैरेक्टर्स के नाम दिए एक से एक, करेला मुखी। हमारे यहाँ तो ये मजाक चलता था हमेशा कि किसी न किसी को हम कहते थे देखो ये करेला मुखी है। जो बहुत ज्यादा लड़की होती थी ना उसको हम करेला मुखी कहते थे। जो आपसे हमेशा अप्रिय यथार्थी बोलती है, अरे कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, वो बड़ा प्रिय होता है। तो होता यह है कि परसाई जी के व्यंग हमें इसलिए पढ़ने चाहिए कि हमें ये पता चले कि आखिर व्यंग की जमीन कहाँ से जड़ें पकड़ी, उसने कहाँ पे जड़ें पकड़ी। बाद में धीरे धीरे शरद जोशी आ गए, रविन्द्रनाथ त्यागी आ गए इस फील्ड में, और उसके बाद फक्कड़ों की और फक्कड़ों की एक भीड़ लग गई। पता चला केपी सक्सेना, यानी धीरे धीरे स्तर इसका गिरता चला गया। लेकिन मैं ये कहूंगी आज हालत ये है कि व्यंग धीरे धीरे रचना के अंदर ही निहित है। ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोई व्यंग उपन्यास पढ़े। वो ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी आज के बड़े प्रमुख व्यंगकार हैं, उनकी रचनाओं में हमें व्यंग मिलते हैं, ज्ञान चतुर्वेदी की। लेकिन हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? हम राग दरबारी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शिक्षा जगत में मैनेजिंग कमेटी किस तरह से हर चीज में हस्तक्षेप करती। वो कॉलेज को चलने नहीं देते, स्कूल को, जो स्कूल चल रहा है उसको वो चलने नहीं देते, वैसी चीज लोग उसमें भी बैठे ही रहते। इत्तेफाक से मैंने भी एक ऐसे कॉलेज में इलाहाबाद में काम किया जहाँ मैनेजर जो है वो किसी में चलने नहीं देता था। वो जो भी काम आप कीजिए तो बीच में अड़ंगा लगा देता था कि टेंडर लेकर आओ पहले। अब मैं इतनी बेवकूफ, मैं सोचती थी वाकई में टेंडर लेकिन 3 दुकानों में जाना चाहिए, तभी कॉलेज में कुकर खरीदा जाएगा, नहीं तो कुकर नहीं खरीद सकते। बाद में मुझे किसी ने बताया कि अरे वो जो दुकानदार आपको देगा ना कुकर, वो 3 आपको टेंडर में दे देगा लिखकर उसी समय टाइप करके। ये बात समझने में मैं अधेड़ हो गई। जवानी में मैंने शुरू किया थी प्रिंसिपलशिप, और आप सोचिए कि इतने वर्ष बीत गए मुझे ये समझने में कि अरे टेंडर वाला जो काम है सबसे पोल पट्टी का काम।
अब देखिए व्यंग ऐसे ही आप जीवन में आता है आपके, कि आपको धीरे धीरे यथार्थ का पता चलता है और ये पता चलता है कि आपने जो सोचा है वो कितना गलत और कितना समय खपाऊ काम है। उसी काम को करने का एक शॉर्टकट होता है और व्यंग उस शॉर्टकट का पता लगाता है। आज भी न जाने कितने शॉर्टकट्स हैं आपके सामने, अगर उन शॉर्टकट्स पे चले तो कुछ देर के लिए समस्या हल हो जाएगी, लेकिन किसी न किसी रूप में वो फिर आपके पास आएगी। आज इसीलिए चाहे फिक्शन हो, अकाल में उत्सव पंकज सुगली का उपन्यास है, उसमें वो बताते हैं सूखा जो है वो पूरे सरकारी विभाग को फलता है। अभी कुंभ मेला पूरा हुआ है, मेरी ये कहानी है मेला, मैं पसंद नहीं करती अपनी कहानियों को बोलना, पर इसलिए बता रही हूँ। कुंभ अभी भी हुआ है, खत्म अभी खत्म भी नहीं हुआ है, खत्म होगा वो शायद होली के दिन जाकर। लेकिन मैंने मेला कहानी में यही बताया है कि सरकारी लोग जो है वो सारे मिलकर एक साथ एक स्वर में संवेद स्वर में झूठ बोलते हैं कि अगर 50 लाख लोग नहाए, वो कहेंगे जी 1.5 करोड़ नहाए, क्योंकि बजट उसी से स्वीकृत होता है। जो सरकार का बजट है सारी चीजों का, दुनिया भर के रास्ते का, रेत के बोरों का और जीवन रक्षक बोटों नावों का, वो सब स्वीकृत उसी से होता है कि कितनी संख्या नहाई। इस पर सारा पुलिस विभाग झूठ बोलता है, सारा सुरक्षा विभाग झूठ बोलता है, सारी रेलवे पुलिस झूठ बोलती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मलाई यहीं से निकली। आप ये देखें कि व्यंग की स्थितियां लगातार जीवन जीते हुए ही हमें मिलती है, और स्त्रियों को तो कितनी मिलती है। किसी लड़की के साथ अगर मान लीजिए बलात्कार हो जाता है, अगर वो थाने जाएगी वहां पर उसकी शिकायत नहीं लिखेंगे, वहां 2-3 बलात्कार और हो जाएंगे उसके साथ। जो फोन नंबर दे रखे हैं सरकार ने कि इन नंबरों पर फोन कीजिए, आपको तुरंत सहायता मिलेगी, आप उस नंबर को फोन करके देखिए, कोई उठाने की गलती नहीं करेगा। ये सब व्यंग की स्थितियां हैं, हास्य की नहीं है। अभी इतना बड़ा विश्व पुस्तक मेला हुआ, बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में खबर छपी कि वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ लेखकों के लिए निःशुल्क प्रवेश और उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे रोज कष्ट हुआ जब मैं वरिष्ठ नागरिक भी हूँ, वरिष्ठ लेखक भी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं वहां पर। बड़े प्रेम से लोग बुला रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं माता कालिया माता पहुंचेगी कैसे। तो क्योंकि वहां नेशनल बुक ट्रस्ट के जितने भी अधिकारी थे, किसी ने फोन उठाने की गलती नहीं की, सबके नंबर मेरे पास थे, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। कतार की कतार, वहां सरकारी गाड़ियां लगी हुई थी अंदर, कोई भी गाड़ी, सब निश्चित, उनके ड्राइवर कहीं चाय पी रहे हैं या कहीं पर बस नींद लगा रहे हैं अपनी, सो रहे हैं कहीं पर, आपको कोई उपलब्ध नहीं। आप ये बताइए, इतना बड़ा मेला आप करते हैं। इसी तरह कुंभ मेले में होता, मैं तो हर 6 साल में देखती थी अर्ध कुंभ, हर 12 साल में देखती थी पूर्ण कुंभ। इलाहाबाद में हमारे यहाँ उम्र नहीं पूछते लोग, ये पूछते आपने कितने कुंभ देखे, अपने आप उम्र पता चल जाती कि आपने 3 कुंभ देखे, अरे कम से कम 40 साल के तो होंगे। अब ये देखिए सारी स्थितियां जो है जीवन में, हम जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी आप बात करते हैं किसी से, आपके सामने वो विज्ञानात्मक स्थितियां आती जाती है। अगर हम लोग कहानी लिखना शुरू करते तो क्यों शुरू करते हैं? कहीं कोई चीज कभी तो हमें चुभ जाती है और कभी हमको खुश कर जाती है, कभी हमारे अंदर सवाल बौखलाती है, कभी हमें लगता है कि इसके ऊपर तो बवाल हो जाना चाहिए, क्रांति हो जानी चाहिए, तब हम लिखने बैठते हैं। और जाहिर है जिस रचना में जरा भी व्यंग न हो, उस रचना को पढ़ना ऐसे ही है जैसे बिना नमक के खाना खाना, क्योंकि आपको जीवन ने वो मैदान दिया है जिसमें कि ये सारी चीजें घटित होती है। लेकिन ये भी है कि हमें कई बातें व्यंग की स्थितियां सिखाती भी है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी के लेखन में आप देखिए इतनी प्रियता, मधुरता, आस्वाद है। मैं तो जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने
बलरामपुर की बालूशाही खा ली। इतना प्यारा उन्होंने बालूशाही का चित्रण किया है उसमें। या इनकी किताब गंगा स्नान करने चलोगे, अरे क्या आत्मीयता हो उसके अंदर। तो देखिए एक धारा वो भी है जहां आप पढ़ते हैं और रस सिक्त होते चले जाते हैं। नगदा तलाई का गांव में ये बता तो इनकी बहन अपने बाल खोल के इनको डराती थी करके, है ना, और ये बहुत डर जाते थे उस समय। तो हम इमेजिन करते हैं उन दिनों के त्रिपाठी जी कितने ये इनोसेंट थे और कितने ये सादगी सादगी से जीते थे ये, जो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि कहीं अठन्नी लेके ही चले गए ये, और इन्हें कोई पता नहीं कि भाई कितना कहाँ से पैसा आएगा, लेकिन ये पहुंच गए और इन्हें कोई ना कोई ऐसा मिल गया मददगार जिसकी वजह से ये पढ़ लिए। तो जीवन का दोनों पक्ष है, एक तरफ उदात्त पक्ष भी है और कुछ लोग उदात्त पक्ष के बारे में लिखते हैं और जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो व्यंग्य को लेकर लिखते हैं वो जीवन में टॉर्च दिखाते चलते हैं आपको। आजकल मशाल कोई नहीं दिखाता, वो चोर बत्ती दिखाते हैं आपको कि देखो यहाँ यहाँ गड्ढा है, जीवन को बहुत सीधा मत समझो। तो देखिए परछाई को इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको आगे चलकर अन्य व्यंग्यकार पढ़ने हैं, आपको विश्व के श्रेष्ठ लेखक पढ़ने हैं जिनमें व्यंग्य भी होगा, विनोद भी होगा, वेदना भी होगी और उनके अंदर पूरे जीवन का एक आख्यान होगा। तो पढ़ते रहिए। और आज के दिन तो बहुत बड़े भाषण की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आए हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी का जन्मदिन मनाने, उसकी पूर्व संध्या मनाने। त्रिपाठी जी इसी तरह लिखते रहे, देसु वो लिख रहे हैं इस समय बलरामपुर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, जतन भर में छपता है और क्या गजब का वो गद्य है, कितना रसिक है, ऐसा लगता है कि अरे हमने नहीं देखा बलरामपुर, इस तरह लगता है। तो त्रिपाठी जी हमारे बीच रहे, सही सलामत रहे, लिखते रहे, रचते रहे, हम सबसे प्रेम करते रहे, हम उससे प्रेम करते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।